हाय गाइस, तो कैसे हैं? इसके आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में कुछ मचा रहे होंगे, मचाने की कोशिश कर रहे होंगे। बेसिकली आज हम लोग अपने वर्क पावर एनर्जी में एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जिसका नाम है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी और इससे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं और उसका डेरिवेशन कैसे होता है। सारी चीज़ें आज हम लोग आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और आई विश आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके चल रही होगी और आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे प्रोडक्टिव, और इंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो आज अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बाय द वे मैं बता दूं कि ये मेरा थर्ड लेक्चर हो चुका है रिकॉर्ड करते करते। आज ही के डेट में, अभी तक तो मैं बाहर था तो इस वजह से लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट आज की डेट में मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने पहुंचा। बार बार कहीं ना कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, क्रिएट हो रहा है लाइफ में क्या अभी तो अभी की लाइफ में क्रिएट हो रहा है, इसके बाद और लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक पे सीधे चलूंगा। मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा इधर उधर घुमाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि यार लेक्चर 3 बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है, एनर्जी मेरी पूरी तरीके लेस हो चुकी है। बट फिर भी आज की डेट में लेक्चर रिकॉर्ड होके आना चाहिए तो आना चाहिए, इस वजह से मैंने डिसाइड किया है। तो बस टॉपिक पे चलेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को फील करेंगे। एनर्जी मेरी वही रहेगी, बस तुम कॉपी पेन लेके अपने साथ में बैठना, इंजॉय करेंगे लेक्चर को पूरी तरीके से, एक मस्त मौला बन के लेक्चर को एंजॉय करेंगे और इसके बाद उसको सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके न्यूमेरिकल में की धज्जियाँ उड़ा देंगे। ठीक है, ऐसे सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, मैंने तुमको बताया था। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना क्या होता है कि मैंने बताया था एनर्जी के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था? एनर्जी के बारे में बताया था, और एनर्जी के बारे में ही हम लोग आगे चल रहे थे। तो मैंने कहा था कि एनर्जी क्या होता है। अब देखो मैं एक बात यहाँ से क्लियर कर दूं कि हम लोग आज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चल रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने क्या बताया था कि देखो एनर्जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एनर्जी क्या होती है। तो क्या क्या बताई थी एनर्जी? ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बेसिकली एनर्जी क्या बताई थी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, टू डू वर्क एबिलिटी इज कॉल्ड टू डू वर्क। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। आई आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्या होता है कि वो एनर्जी होती है। एनर्जी के फिर मैंने पार्ट बताए थे कि एनर्जी को कई पार्टों में डिवाइड कर सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी, इसके बाद केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी कोई भी एनर्जी ले लो, सब एनर्जी होती है, बशर्ते लॉजिकल एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अड़ाम गड़ाम कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने दो पार्ट बताए थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसकी वर्चुअल मोशन, जो उसकी मोशन के कारण आती है, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी नाम दे देते हैं। और इसके बाद आज हम लोग चल रहे हैं अपने पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पे, डायरेक्ट हिट करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से बनती है। कौन कौन से? पहला होता है काज टू पोजीशन। काज टू पोजीशन। मैं बीच बीच में लेक्चर को देखने जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा लेक्चर आप हो, इसके बाद मेरे पास एनर्जी कोई नहीं बची है। मैं कंटिन्यू 3.5 घंटे से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, 12 बजे लग गया था, आई विश की अभी 3 या 3:30 बजने वाले होंगे। तो लेक्चर तब से रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, रिकॉर्ड हो ही रहा है, बस कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो एक बार देख लेता हूँ लेक्चर को। ठीक है, अभी तो ठीक फिर हो रहा है। तो मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी एक होती है काज टू पोजीशन की वजह से, और दूसरी होती है काज टू ओरिएंटेशन की वजह से। काज टू ओरिएंटेशन की वजह से। अब ये बात यहाँ पे समझने लायक है कि ओरिएंटेशन की वजह से कैसी होती है। ओरिएंटेशन मतलब वो कहने का कि शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। मैंने एक बात तुमको बता रही थी कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बल्कि इसके फॉर्म को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है। क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है। ठीक है, तो वही है। अब उसी में हम लोग सारी चीजें खेलेंगे। काज टू पोजीशन की वजह से जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, और काज टू ओरिएंटेशन की वजह से कैसे आती है, ये हम लोग देखेंगे। ये बेसिकली हम लोगों को अच्छे से देखना है, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करके देखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में है टॉपिक, इस वजह से इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बट मैं फिर भी समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आएंगी चीज़ें। तो मैं काज टू पोजीशन की वजह से चलता हूँ कि काज टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, वो हम लोग देखते हैं। सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। और एक बात मेरे को बताओ, लेक्चर जो पीछे वाले हैं वो समझ में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ठीक है,
और अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट में जाके पूछो यार, ठीक है। तो कास्ट पोजीशन की वजह से क्या होती है, जैसे ऐसे समझो कि ये कोई ग्राउंड है, ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ से कितनी है, 4 मीटर की है। इस ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से हाइट कितनी है, 1 मीटर की है, ठीक है। अब यहाँ से तुम मुझे क्या बताओगे कि ये जो 4 मीटर की हाइट वाला जो ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड से ऊपर रखा हुआ है, और ये जो 1 मीटर हाइट में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट तो सबसे ऊपर रखा हुआ है, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट हाई पोजीशन में, तो तुम कहोगे 4 मीटर वाला हाई पोजीशन में, तुम कहोगे 1 मीटर वाला हाई पोजीशन में, सॉरी लो पोजीशन में। तुम अब दिमाग लगा के करने की कोशिश करना। अब तुम यहाँ पे गौर से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, कुछ एक ऐसी चीज है जिसपे हल्का सा तुम ज्यादा फोर्स लगाते हो तो क्या होता है कि वो नीचे की तरफ कंप्रेस्ड हो जाती है। कंप्रेस्ड होने का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी से, मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्सिबिलिटी से। जैसे मेरे पास क्या है कि ये क्या है, सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ये बात समझे, ये सरफेस है। अब तुम ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है, 4 मीटर का ऑब्जेक्ट है। मैं 1 मीटर वाले ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, अगर मैं इस सरफेस पे गिराऊंगा, मान लो 1 मीटर वाला ऑब्जेक्ट क्या है, इस सरफेस पे ऐसे गिरा, तो ये गिरा तो ऐसे ही गिरता रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे समझो कि इस 1 मीटर वाले ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया कि ऐसे गिराया, जैसे गिराया तो ये आ गया, ठीक है। अब इस 4 मीटर वाले ऑब्जेक्ट को मैंने गिराया, ज्यादा हाइट से गिराया। अब तुम ही दिमाग लगाओ कि अगर कोई एक ऐसी ही ऑब्जेक्ट नीचे ग्राउंड होगा जो क्या हो जाएगा, हल्का सा बेंड हो सकता होगा, ठीक है, हल्का सा क्या हो सकता होगा, बेंड हो सकता होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो ज्यादा हाइट से जो तुम ऑब्जेक्ट को गिरा रहे होगे, तो उस केस में वो ज्यादा बेंड हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। जैसे क्या है कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड है। इसको मान लो कि ये ग्राउंड जो है वो फ्लेक्सिबल ग्राउंड है, ठीक है। अब तुमने कहा कि 1 मीटर, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 मीटर से तुमने क्या है कि ऑब्जेक्ट को गिराया है। जब तुमने 1 मीटर की हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया है तो ये जो ग्राउंड होगा ये उतना बेंड नहीं होगा, ठीक है, उतना बेंड नहीं होगा। ऐसे समझो, अभी बताऊंगा फिर, ठीक है। और ये क्या है कि 4 मीटर की हाइट से, 4 मीटर की हाइट से तुमने ऑब्जेक्ट को गिराया है, तो जब ये ऑब्जेक्ट गिराओगे तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर ये ग्राउंड फ्लेक्सिबल होगा हल्का सा, तो ये ग्राउंड हल्का सा ऐसे बेंड हो जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा। जब ये बेंड हो जाएगा तो इस केस में तुम बोल सकते हो कि इसके पास क्या है कि ये जब ऊपर से गिरा तो इसके पास ये बेंड ग्राउंड को नहीं कर पाया, और इसने ग्राउंड को बेंड कर दिया हल्का सा। तो ये कहने का मतलब है कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इसके पास एनर्जी कम है। कहने का मतलब कि ये ज्यादा हाइट पे है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, ये कम हाइट पे है तो इसके पास एनर्जी कम है। तो ये पोजीशन की वजह से एनर्जी में डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये जो पोजीशन की वजह से एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नाम दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई होगी। ये मेरा एक क्या था कि ये सोचने का तरीका था कि आप लोगों को मैं थिंकिंग में, उस थिंकिंग में ला सकूं, उस थिंकिंग में ढाल सकूं जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। इतनी बात समझ आई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब यहां से ही पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जिसको हम लोग देखते हैं आगे चल के कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पहली बात मैं एक बात बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं होती है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी की तुम कभी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू या नेट बिल्कुल फिक्स वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग मोमेंटम की फिक्स वैल्यू निकाल लेते हैं कि पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है, ठीक है, निकाल लिया। फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एफ बराबर एम ए होता है, तो वैसे निकाल लिया। एक एक पॉइंट पे जाके तुम वैल्यू निकाल देते हो। लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस में चलती है, मतलब कहने का कि डिफरेंस आएगा पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल एनर्जी की कोई एक वैल्यू निकाल, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफरेंस में आएगी। मतलब कहने का कि तुम पोटेंशियल एनर्जी के आगे पीई नहीं लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के आगे पी डेल्टा पीई लिख सकते हो। अगर तुमने पीई लिखा है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा तुमको, पीई लिखा मिलेगा, तो उस केस में होता क्या है कि उसने क्या कर लिया है कि ग्राउंड के जो ग्राउंड होता है उसको, उसमें जो होती है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या मान लेता है, वो जीरो मान लेता है। और जब जीरो मान लेगा तो उस केस में जब वो आगे वाली जो एनर्जी होगी, अगली एनर्जी जो निकल के आएगी, उसको क्या मान लेता है, हाइट में मान लेता है। तो जो वहां पे डिफरेंस निकल गया था बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी निकल गया था, लेकिन निकाल डेल्टा पी रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है।
तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आई विश की आप लोगों को थोड़ा हल्का सा क्लियर हुआ होगा। अभी और चलेंगे अच्छे टॉपिक की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तब मैं एक बार फिर से अपने लेक्चर को देख लूं कि यार चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाँ चल रहा है लेक्चर। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हुआ कि अब इमेजिन करो कि ये कोई ब्लॉक है। ध्यान से मेरी बात को, ये एक ब्लॉक है और ये क्या है कि ये एक मकान बना हुआ है, ठीक है। सपोज करो कि ये कोई एक ब्लॉक है, ये ईंट है। इसको क्या करना है कि इस ईंट को तुमको ऊपर ले जाना है। कहाँ पे ले जाना है? इस फ्लोर पे ले जाना है, यहाँ पे ले जाना है। यहाँ पे एक आदमी को मैंने खड़ा कर दिया, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। स्टोरी को अपने हिसाब से समझो, सीखो, इसके बाद इमेजिन करो। इसके बाद जो ना समझ में आए उसको मेरे से आगे चल के कमेंट में जाके पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे ये एक आदमी खड़ा किया मैंने, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने एक ऊपर से रस्सी डाली। बेसिकली इस ईंट को ऊपर उठा के यहाँ पे रखना था, तो इसने क्या किया कि एक रस्सी डाली। क्या डाली? रस्सी डाली नीचे। ये क्या है कि ये छोटा, ये जो ब्लॉक था, इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ। ये ब्लॉक था, ठीक है। ये क्या था? ये ब्लॉक था। अब ये जो रस्सी मैंने डाली, ठीक है, इस आदमी ने यहाँ पे रस्सी डाली, तो नीचे एक आदमी खड़ा था। उसने क्या किया कि इस रस्सी, ये जो रस्सी डाली थी, इससे ईंट को ऐसे बांध दिया, ठीक है। बांध दिया और इसके बाद इस आदमी ने ईंट को ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट किया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ही इस आदमी ने इस ईंट को रस्सी की मदद से ऊपर उठाने की कोशिश की, ये रस्सी बीच से ब्रेक हो गई। ये क्या हो गई? रस्सी बीच से ब्रेक हो गई, ठीक है। ये जैसे ही रस्सी बीच से ब्रेक हो गई, तो कहने का मतलब तुम क्या कहोगे कि रस्सी कमजोर थी, इस वजह से रस्सी टूट गई। लेकिन अब तुम ध्यान से मेरी बात को सुनना कि रस्सी टूटी क्यों। मुद्दा यहाँ पे ये आएगा, रस्सी टूटी क्यों? तो तुम कहोगे कि ईंट के वजन की वजह से। ईंट का वजन, तुमने क्या नाम लिया? ईंट का वेट। वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? mg, फोर्स एक प्रकार का। वेट क्या होता है? फोर्स ही तो होता है। फोर्स क्या होता है? mg होता है। m क्या होता है? मास, और g क्या होता है? ग्रेविटी। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही ये रस्सी टूटी, क्योंकि जब इस पे क्या था कि ये जब रस्सी बंधी हुई थी, तो इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था। कौन सा? mg। और इस आदमी ने जब रस्सी की मदद से ईंट को ऊपर उठाने की कोशिश की, तो ये रस्सी बीच से ब्रेक हो गई। कहने का मतलब है कि इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा था, वो क्या हुआ कि टेंशन फोर्स हो गया खत्म। रस्सी ब्रेक तो टेंशन हो जाएगा जीरो, क्योंकि बीच से रस्सी ब्रेक हो गई तो टेंशन रहा ही नहीं। टेंशन फोर्स क्या होता है? जब तुम किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे होते हो, तब उसकी वजह से जो आता है उसी को टेंशन नाम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है कि अच्छा, इस पोजीशन में इसमें टेंशन है क्या कोई? इस पोजीशन में इसमें कोई टेंशन है क्या? बताओ। इस पोजीशन में इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे खींचू, टाइट कर दूं, तो इस केस में इसमें टेंशन है कोई? रस्सी में या वायर में, सॉरी, वायर में टेंशन है? हाँ टेंशन है, इस केस में टेंशन है, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि मैं बीच से कैंची लेके जाऊं, इसको काट दूं वायर को, तो ये वायर कट जाएगी ना। और कटने के बाद कैसी हो जाएगी? ये वाला पोर्शन, जो इस हाथ का पोर्शन है, अलग आ जाएगा और इस हाथ का पोर्शन अलग आ जाएगा। कहने का मतलब है कि टेंशन यहाँ पे जीरो हो चुकी है। बात समझ में आई है? टेंशन यहाँ पे जीरो हो चुकी है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। जब इतनी बात समझ में आई, तो मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब रस्सी टूट जाएगी, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन उसके पहले वाले केस में क्या था कि रस्सी टूटी क्यों, टेंशन जीरो हुआ क्यों? ये इसका लॉजिक क्या था, इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसके पीछे कि यहाँ पे क्या हो गया कि टेंशन की जो वैल्यू थी वो mg की वैल्यू से कम थी। इस केस में टेंशन की वैल्यू क्या थी कि mg की वैल्यू से कम थी, ठीक है। इतनी बात समझिए। तो अब ये इस जो ब्लॉक है, इसको ऊपर लेके जाना है, ये अपना टारगेट है।
तुमने क्या किया, इस रस्सी को हटाया, इस रस्सी को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। जब इस रस्सी को तुमने यहाँ से हटा दिया, तुम इसकी जगह क्या लेके आए, इसकी जगह कोई एक दूसरी रस्सी लेके आए, मोटी रस्सी लेके आए, ये ये मोटी रस्सी लेके आए। जब ये रस्सी को से तुमने इसको बांधा, इसके बाद इसको खींचना स्टार्ट किया, तो ये क्या हुआ कि इसको खींचना जब स्टार्ट किया तो धीरे धीरे तुमने खींचना स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे कैसे खींचना स्टार्ट किया, जैसे ये कोई ब्लॉक है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में कोई एक ऐसे ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे जर्क से ऊपर की ओर नहीं खींचा, इस ब्लॉक को जर्क से ऐसे ऊपर की ओर नहीं खींचा, इस ब्लॉक को बिल्कुल एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर नहीं खींचा, स्मूथली खींचने की कोशिश की। मतलब ये जो तुम रस्सी से ब्लॉक को खींच रहे हो, ये ऐसे धीरे 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 करके ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। जब धीरे धीरे जा रहा है तो उस केस में क्या है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो क्या है कि बिल्कुल कम हो रही है, बिल्कुल जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल हो रही है। अगर जीरो के वेलोसिटी चेंज जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल हो रही है तो यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन जीरो क्यों बोल सकते हैं, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। समय के साथ साथ जो तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज है वो बिल्कुल जीरो के ऑलमोस्ट इक्वल जा रहा है, तो इस वजह से तुम यहाँ पे बोल सकते हो एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा होगा, मतलब धीरे धीरे इस बिल्कुल स्मूथली क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से ऊपर की ओर जा रहा होगा, ऐसा तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो जब ये ऐसा बोल तभी सकते हो जब यहाँ पे टेंशन की वैल्यू ज्यादा हुई होगी mg से। ये ब्लॉक कब उठा होगा, ये ब्लॉक तभी उठा होगा ना जब ऊपर वाली टेंशन की वैल्यू ज्यादा हुई होगी mg से, क्योंकि mg क्या कर रहा था, टेंशन में नीचे की ओर फोर्स लगा रहा था, और टेंशन क्या कर सॉरी mg क्या कर रहा था, ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा था, और जो टेंशन था, जो टेंशन फोर्स रस्सी जो लगा रही थी वो ऊपर की ओर लगा रही थी। और पहले वाले केस में क्या था कि mg की वैल्यू ज्यादा थी, टेंशन की वैल्यू कम थी, इस वजह से क्या हुई कि रस्सी टूट गई थी। लेकिन तुमने दूसरी रस्सी बांधी है, उस केस में क्या है कि mg की वैल्यू और टेंशन की वैल्यू, चूंकि ब्लॉक क्या है कि धीरे धीरे जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है, वहां पे हम बोल सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि टेंशन इन दूसरे केस, इन सेकेंड केस टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया है, mg हो गया है। इन सेकेंड केस टेंशन इज इक्वल टू mg हो गया है, इस वजह से ये क्या है कि सो फॉर दैट रीजन it is going almost zero acceleration। बात को समझने की कोशिश करो यार, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन इट इज गोइंग ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, t बराबर mg, इतनी बात समझ आई। अब ये क्या हुआ कि इस रस्सी को किस केस में, जब t बराबर mg था, तो ये धीरे धीरे करके ऊपर तुमने पहुंचा दिया। जब इस केस को तुमने धीरे से ऊपर पहुंचा दिया तो ये केस कैसे बन जाएगा, ये केस ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक में ऐसे ये मकान बना होगा, यहाँ पे एक लड़का खड़ा होगा, ये लड़का पीछे जाएगा तभी तो ब्लॉक ऊपर आएगा, ऐसे आया, इस ब्लॉक का मास m था और ये लड़का यहीं पे नीचे ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा और ये रस्सी क्या होगा, रस्सी ऊपर की ओर खींच लेगा और रस्सी ऊपर की ओर खींचने के बाद ऐसे ऐसे रख लेगा, ठीक है। ये क्या हुआ कि इस केस में m जो था वो ऊपर की ओर गया, यहां पहुंच गया। तो अगर तुम कहोगे कि इस टेंशन फोर्स ने वर्क कितना किया है, इस टेंशन फोर्स ने वर्क कितना किया है, किसके अगेंस्ट किया है, पहली बात तो ये आती है कि किसके अगेंस्ट टेंशन फोर्स ने वर्क किया है। तो यहां पे तुम लिखोगे कि इन केस, इन दिस केस, राइटिंग में मत जाना मेरी, इन दिस केस टेंशन फोर्स एक्ट्स वर्क, सॉरी टेंशन फोर्स डू सम वर्क, टेंशन फोर्स ने कुछ वर्क किया है, टेंशन फोर्स डू सम वर्क, ठीक है, किसके अगेंस्ट,
ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, सोचने वाली बात है बस। इन दिस केस टेंशन फोर्स डू सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क किया है ना भाई, ग्रेविटी नीचे की ओर खींच रही थी, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा था, तो कुछ ना कुछ तो वर्क किया ना, बताओ। अगर किसी के अगेंस्ट ही वर्क नहीं हो रहा है तो उस केस में वर्क जीरो नहीं हो जाएगा क्या, ये बताओ। उस केस में वर्क जीरो नहीं हो जाएगा। अगर भाई तुम सोचो यार कि कोई तुमको खींच ही नहीं रहा है, तुम ऐसे बैठे हो ऐसे बैठे हो, ठीक है, ऐसे जब बैठे हो तो उस केस में जब तुमको कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो उस केस में तुम जीरो वर्क तो जीरो ही कर रहे हो ना भाई, तुम बिल्कुल फ्री हो। और सपोज करो तुमको कोई ऐसे धक्का दे रहा हो, तुमको कोई ऐसे धक्का दे रहा हो, तुमको कोई ऐसे, तुम वो आगे पीछे से मतलब ऐसे ऐसे नाच कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वर्क तुम्हारे पास कुछ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी के अगेंस्ट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करोगे ना। वही केस यहाँ पे है कि टेंशन का भी वर्क होगा किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लगा रही थी, टेंशन ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था, तो इस वजह से कुछ ना कुछ वर्क आएगा किसका, टेंशन का। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि वर्क डन, सो वर्क डन कैलकुलेशन, वर्क डन कैलकुलेशन बाई टेंशन फोर्स। भाई ये बताने से पहले मैं एक बार थोड़ा फिर से अपना चेक कर लूं फोन। हाँ हो रहा है कार्ड, ठीक है। इन दिस केस तो सो वर्क डन कैलकुलेशन बाय टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकल के आएगा, W बराबर क्या होता है कि फोर्स इंटू, मतलब अगर ऐसे लिखोगे शार्ट में लिख दो, W बराबर क्या होता है F इंटू एस, क्या होता है W बराबर F इंटू एस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, W बराबर F क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितनी बात समझाई। तो W बराबर क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स क्या है, कहाँ है टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स को T से लिखते हो, इंटू एस, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बना, ठीक है, W बराबर T इंटू एस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि W बराबर क्या हो जाएगा, T की जगह क्या रखोगे, mg रख दोगे, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं mg। और s, ये जो s था ना, s को ऐसे समझो कि जैसे ये मकान बना है और इसी मकान को तुमने इमेजिनरी रूप में ऐसे बना दिया है, ऐसे इस मकान को, ये जो ऐसे इसकी मकान की हाइट थी, तुमने क्या किया कि इस मकान को यहाँ से धक्का लगाना स्टार्ट किया, उठ जा ऐसे ऐसे करके धक्का लगाना स्टार्ट किया। जब धक्का लगाना स्टार्ट किया तो ये ऐसे उठ गया। जब ये मकान ऐसे उठा तो ये क्या होगा, ऐसे उठ जाएगा। तो ये जो एस है तो यही इसकी हाइट नहीं बन जाएगी क्या, बताओ, ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। और ये जब हाइट बन जाएगी तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एम जी एच हो जाएगा। और यही तो मुझे निकालना था कि वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। ये वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा। और यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। चूंकि होता क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है डेल्टा पीई के बराबर, डेल्टा पीई के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ पे इस केस में बेसिकली हम लोग जब क्लास 11 में पढ़ेंगे तो माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है वर्क डन, ठीक है। तो उस केस में निकालोगे, उस केस में क्या निकालोगे, ऐसे निकल के आता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। लेकिन ये माइनस वगैरह का साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि 9th क्लास में देख रहे हो, तो तुमको वहां पे तुमको ये भी डेल्टा पीई भी मैटर नहीं करेगा, तुमको सिर्फ एक बात मैटर करेगी, एमजीएच होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रखना, एमजीएच होता है। कैसे, अब तो ये बात मैंने बताई तुमको, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। हुआ क्या कि ये तो रियल वाला फार्मूला ये होता है, ठीक है, लेकिन करते क्या हो, चूंकि यहाँ पे नीचे लिखो ये रियल वाला फार्मूला होता है, ठीक है, चूंकि ग्राउंड की ग्राउंड के रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी
जीरो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को शून्य कंसीडर कर लेते हैं, शून्य क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, शून्य क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो ग्राउंड के रेफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी को शून्य कंसीडर कर लेते हैं। इस केस में क्या, इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट था इसको उठा करके यहाँ पे ले गए हो, मतलब कहने का कि इस वाली ये जो इनिशियल पोजीशन थी यहाँ तक फाइनल पोजीशन में ले गए हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल, मतलब बेसिकली क्या होगा कि एमजीएच में जीरो माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एमजीएच ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड की तुमने क्या मान ली है, क्या मान ली है यहाँ पे, ग्राउंड की क्या मान ली है, जीरो मान ली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। तो सो वी कैन से डेट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, ये फार्मूला याद रखो, इतनी बात समझ में आई होगी। क्योंकि मैंने कहा कि ग्राउंड के रेफरेंस से हम शून्य कंसीडर कर लेते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वहाँ पे एक टर्म जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ये ऊपर वाला जो ब्लॉक रखा है और नीचे वाला जो ब्लॉक रखा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो जीरो आ जाएगा ना। ये जीरो है ग्राउंड की, तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये ऊपर हो जाएगा ना। आसन ने याद कर रहा हूँ जरा, मेरे को ऐसे वैसे मत देखना, ठीक है। P इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू डब्ल्यू, इतनी बात समझ में आई होगी, और यही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो एक बार मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, उसके पहले मैं एक बार अपनी रिकॉर्डिंग को देख लेता हूँ, और मुझे थोड़ा प्यास लगे तो पानी पी लेता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी कास्ट टू पोजीशन की वजह से होती है, ऐसा एक सिनेरियो समझाया। फिर आगे मैंने बताया कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अपने पोटेंशियल एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ये मकान बना है, एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, ईंट रखा हुआ है, यहाँ पे मकान पे ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है। वो क्या करता है कि एक रस्सी डालता है, वो इस ईंट को बांध के ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जब पहला केस में जब खींचने की कोशिश करता है, क्या होता है, रस्सी होती है, टूट जाती है। जब रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूटने के बाद चूंकि इस पे नीचे की ओर एमजी एक फोर्स लगाती है, धरती माता एक फोर्स लगाती है, जिसको एमजी होता है, जो फोर्स एमजी होता है, जो उसका वेट बन जाता है इस ईंट का। तो होता क्या है कि एमजी नीचे की ओर लग रहा होता है, टेंशन ऊपर की ओर लग रहा होता है। एमजी उस केस में ज्यादा होता है, एमजी उस केस में ज्यादा होता है, टेंशन उस केस में कम होता है। इस वजह से क्या होता है, रस्सी टूट जाती है, रस्सी टूट जाती है। फिर इसके बाद तुम क्या करते हो, तुमको चूंकि ईंट को ऊपर ही खींचना होता है, तो तुम क्या करते हो, दूसरी रस्सी लेके आते हो। जब दूसरी रस्सी लेके आते हो तो उस केस में मोटी रस्सी लेके आते हो, मोटी रस्सी नहीं, मोटा रास्ता लेके आते हो। उस केस में क्या होता है कि जब ईंट को ऊपर की ओर चढ़ाते हो, तो ईंट को ऊपर की ओर चढ़ाने में क्या होता है कि इन सेकंड केस T बराबर mg हो जाता है। रीजन क्या होता है कि ये तुम धीरे धीरे करके इसको ऊपर की ओर ले जाने लगते हो, क्योंकि फिर रस्सी नहीं टूटती है। तो उस केस में क्या हो जाता है, T बराबर mg हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन इट इज गोइंग ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन। ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि खत्म ही है एक्सेलरेशन भाई, मतलब जीरो मान सकते हो उसको, ऑलमोस्ट नहीं, जीरो मान सकते हो। ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो एक्सेलरेशन से जाता है। फिर हुआ क्या कि तुमने इसको ऊपर की ओर ब्लॉक को यहाँ पे चढ़ा दिया। फिर यहाँ पे हुआ क्या कि इन दिस केस आगे मैंने लिखा है कि टेंशन फोर्स डू सम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। टेंशन फोर्स क्या करता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ एक वर्क करता है। चूंकि क्या होता है वर्क डन, सो वर्क डन कैलकुलेशन बाय टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स द्वारा वर्क डन कैलकुलेशन क्या होती है, W बराबर F इंटू एस। F क्या होता है, टेंशन फोर्स रखोगे, क्योंकि टेंशन फोर्स की वर्क कैलकुलेशन कर रहे हो। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। W बराबर क्या होता है, T इंटू एस होता है। तो W बराबर क्या होता है, mgh होता है। इतनी बात समझ में आई होगी, आई विश की अगर इतनी बात समझ में आई है आगे क्यों, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि W बराबर mg, मैंने बोला कि जो वर्क डन होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कोई एक्यूरेट टर्म नहीं होती है। किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, वो दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक पॉइंट कहाँ है, दूसरा पॉइंट कहाँ है, उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेशन करके तुम लाते हो। तो चूंकि यहाँ पे भी दोनों पॉइंट को कंसीडर करोगे, तो मैंने क्या किया कि ग्राउंड वाले पॉइंट को ऑलमोस्ट जीरो बोल दिया है कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है।
रीजन क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे जीरो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, उतनी देर से मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, ग्राउंड के रिफरेंस में तुम हाइट कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ग्राउंड के रिफरेंस में अगर तुम हाइट कैलकुलेशन करोगे तो ये ग्राउंड, अगर ये ब्लॉक ग्राउंड में ही रखा हुआ है तो इसकी हाइट क्या है, ग्राउंड से जीरो है। तो अगर यहाँ पे जीरो है तो जब यहाँ पे तुम रखने जाओगे हाइट को जीरो रखोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, mg इंटू जीरो करोगे तो क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो निकल के आएगा। बेसिकली यूं बोल सकते हो कि चूंकि तुमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जब ऊपर लेके जाओगे तो mgh हो जाएगी। अब इसके बाद तुमको क्या पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां ऊपर mgh है, नीचे जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। लेकिन रियल जो फार्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन माइनस के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। बेसिकली आगे चल के एक फार्मूला पढ़ोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है कि माइनस के डी यू बाई डी एक्स आई कैप माइनस के डी यू बाई डी वाई जे कैप माइनस के डी यू बाई डी जेड के कैप करके ऐसा कुछ फाइनल वो जो फार्मूला पढ़ोगे तो वहां से ही निकल जाती है। लेकिन माइनस साइन तुमको यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है, तुमको मैंने क्या बता दिया, बस इतना याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, जो वर्क डन के इक्वल निकल के आती है। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। वर्क डन के ही इक्वल निकल गए तो तुमने वर्क डन ही किया है ना, तो बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। बात समझे, इतनी बात समझे। तो ये होती है कास्ट टू पोजीशन वाली पोटेंशियल एनर्जी समझ में आई होगी। आई विश की इतना इनफ है। आगे हम लोग चलते हैं कास्ट टू, ये समझ में आया होगा तो इसको यहाँ पे यहाँ से क्या करो, इरेज करे दे रहा हूँ, तो उसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आई विश की आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या करते हैं, अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं, काज टू देखते हैं, ओरिएंटेशन, काज टू ओरिएंटेशन। देखो होता क्या है, मैंने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ केस में क्या होता है कि उसके शेप, साइज और ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी आती है कि उसका वो बनावट कैसी है, ऐसा कुछ केस में मान सकते हो। तो उस केस में भी क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। इतनी बात समझ में आई होगी, नहीं आई कोई बात नहीं, भी समझा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो बस क्या करो यार, तुम लोग पढ़ाई करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो अपने, जो तुम्हें प्रॉब्लम हो मेरे से एक बार कमेंट में पूछ लो, या और एड लर्निंग करके इंस्टा में आईडी है उसमें जाके मैसेज कर दो, या कुछ भी कर दो, या मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो, ठीक है। बट तुम इंस्टा में जाके मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एड लर्निंग करके आईडी होगी, क्या होगी, और एड लर्निंग, ये करके क्या होगी, आईडी होगी इंस्टा में, उसमें क्या करके कमेंट कर सकते हो, इसके बाद मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा बेसिकली, ठीक है। बट क्या है कि पढ़ाई करते रहो। देखो होता क्या है, मैं तुमको सच बताऊं, लड़का फिजिक्स से क्यों डरता है, इसके मेन रीजन होते हैं। पहली बात क्या होता है कि लड़के को बता दिया जाता है, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। लड़के को पहले बात जो सीनियर होता है ना उसका, वो इतना ज़्यादा डरा देता है उसको, जब वो 9th में आता है। देखो 8th तक क्या होता है, बेसिकली सब लोग साइंस ही पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ज़्यादा मैटर तो करती नहीं चीज़ें। लेकिन जब वो लड़का 9th में आता है, तो जब वो फिजिक्स पढ़ने जाता है तो उसको इतना ज़्यादा लोग डरा देते हैं कि भाई फिजिक्स मत छू लेना, अगर फिजिक्स छू लिया ना तो समझ लो तुम्हारी मौत पक्की है। मतलब उसको जाने क्या क्या बता देंगे कि, तो वो वहाँ से क्या होता है कि वो डर जाता है। जब डर जाता है तो जब सेकेंडरी जब टीचर पढ़ाने आता है, तो टीचर, चूंकि स्कूलों के टीचर कैसे होते हैं वो सबको अच्छी तरीके पता होता है कि स्कूलों के टीचर कैसे होते हैं। मैं सारे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं जिस एरिया से पढ़ा रहा हूँ, जिस एरिया से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस एरिया के सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से सारे स्कूलों की बात, जिस एरिया में मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस एरिया के सारे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर। तो होता क्या है कि वहां पे क्या करते हैं कि बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, देखो पहले उसको या तो कॉन्सेप्ट तो समझाना ही नहीं, नोट्स बना लो बस इनफ है। टीचर ही का कहना है कि फिजिक्स के नोट्स बने, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो टीचर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने आएगा ना, तो वो ये पढ़ाएगा, वो कॉपी लेके आएगा दूसरे की कॉपी से, या कहीं से भी लिखवा दे, मेरे को ये मतलब नहीं है। वो लड़के की कॉपी में सिर्फ एक चीज लिखवाएगा, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थिति ऊर्जा होती है। वहां पे क्या होता है, फार्मूला W बराबर mgh होता है।
तो W बराबर mgh का व्यंजक निकालने का डेरिवेशन, ये वगैरह वगैरह करके नोट डाउन करके बोर्ड में चले जाते हैं, उसको कभी समझाते नहीं है। ये मैंने देखा है, ठीक। इसके बाद होता क्या है, जब न्यूमेरिकल कराने की बारी आती है तो न्यूमेरिकल बोर्ड में लिख देते हैं, लड़के बोर्ड में नोट कर लेते हैं, कॉपी को ऐसे नोट कर देते हैं। तो दूसरा टीचर ने उसको, उसका जो फिजिक्स का डर था उसको हटाने की कोशिश ही नहीं की, जैसा था वैसे ही पढ़ा रहा। जब वो फर्स्ट ईयर में जाता है, फिर धीरे धीरे मूव करता है, तो सिलेबस बढ़ने लगता है। जब सिलेबस वास्ट होता है तो चीज़ें हाथ से निकलने लगती हैं, ठीक है। और तीसरा रीजन ये होता है कि उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते, जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, और उसकी मैथमेटिक्स जो होती है वो वीक होती है। तो अभी तो 9th में कुछ मैथमेटिक्स नहीं आ रही फिजिक्स में, लेकिन मैं तुमसे यही बोलूँगा कि हमेशा जब फिजिक्स पढ़ने जाना तो फर्स्ट ईयर या इंटर में कुछ भी हो, मैथमेटिक्स को थोड़ा सा बेसिक जो होता है वो कवर करके हमेशा चलना। भाई मेरे को डर लगता था जब मैं तैयारी करता था जेईई की, तब मेरे को फिजिक्स में एक चीज़ से डर लगता था, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट से डर नहीं लगता था। मैकेनिक्स मेरी ठीक थी, काफ़ी ठीक थी, लेकिन मेरे को डर लगता था जब वो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व कर देता क्वेश्चन में। तो जैसे मेरे को मैथ से डर लगने लगा था इंटीग्रेशन से, वैसे तुमको ना लगे, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि मैथ को हमेशा साथ में लेके चलना, ठीक है। तो 3 चीज़ें होती है, पहली, और तुमको करना क्या नहीं है, डरना नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहा है ठीक है, वैसा पढ़ा रहा है, मान लिए पढ़ा रहे हैं वैसे जैसा जो कुछ है, लेकिन अब तो तुम्हारे पास अच्छा आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब अगर कॉन्सेप्ट अच्छे आ रहे हैं तो इसको यहाँ से सीखो। अगर तुमको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जाके मेरे से पूछो, ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ। तीसरा, यहाँ पे तुमको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करके चलना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, बस इतना बात ध्यान रखना। फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, फिजिक्स में जब देखो, जब फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी ना, जब फिजिक्स में क्वेश्चन बनने लगते हैं तो मजा आने लगता है। जब मजा आने लगता है ना, क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने में अच्छा लगता है, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगता है तो वही तुम बोल देते हो फील आ रहा है, ठीक। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फील आने लगता है, बोलते नहीं, लड़के बोलते फील आने लगता, आज तक हमको फील नहीं आया कभी, इंटीग्रेशन वाले सवालों में तो फील ही नहीं आया कभी। समझ रहे हो बात को? तो इतनी बात समझने की कोशिश करना। मैं आगे पढ़ा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ड्यू टू काज टू ओरिएंटेशन, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन की वजह से क्या होती है, वो जो होती है उसको देखते हैं, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन। ये पोटेंशियल एनर्जी काज टू शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, ये इसकी वजह से कैसे होती है, मैं एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग चल रही नहीं। काज टू शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ये कैसे होती है, ऐसे समझो यार। जैसे क्या है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो कोई कोई चीज होती है जो नेचर में जो प्रकृति ने बना के दी है, जैसे स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होती है, जैसे मेरे पास कुछ स्प्रिंग की चीज है क्या, ऐसे समझो, ये जैसे राइटिंग पैड है, ठीक है, ये क्या है, राइटिंग पैड है। अब इसमें क्या है कि ये ऊपर क्या लगा है, स्प्रिंग लगी हुई, इसको क्या करता हूं मैं, ऊपर से ऐसे उठाता हूं, ऐसे। जब मैं उठा रहा हूं तो मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, तभी तो ये ऊपर उठी होगी। तुम भी देख सकते हो ना। इसके बाद जैसे मैंने इसको हाथ लगाया, छोड़ा, हाथ को अपने देखना, मैं जैसे छोड़ूंगा ये अंदर की, इधर की ओर आ गई ना। तो जस्ट यही केस क्या होता है, स्प्रिंग के केस में होता है। क्या होता है स्प्रिंग के केस में, तो स्प्रिंग से ज्यादा बेटर चीजें समझ में आएंगी। तो होता क्या है कि जैसे ये सपोज करो कि ये कोई ये बिंदु है, यहाँ पे क्या है कि ऐसे स्प्रिंग बनी हुई है, क्या है कि यहाँ पे क्या है, ऐसे स्प्रिंग बनी हुई है। स्प्रिंग बनने के बाद ये ऐसे स्प्रिंग है, पड़ी है, ठीक है। यहाँ से क्या किया कि तुमने यहाँ से एक ब्लॉक लेके आए, तुम यहाँ पे क्या एक लेके आए, ब्लॉक लेके आए, और ब्लॉक पे तुमने एक इधर से फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया। अब जब ये फोर्स इधर की तरफ आ रहा था, चूंकि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो ये ब्लॉक भी इधर की तरफ आएगा। ये ब्लॉक क्या होगा, ये ब्लॉक भी इधर की तरफ आएगा, और जब ब्लॉक इधर की तरफ आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये धीरे से स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर देगा। एक पोजीशन आएगी, जब अगली पोजीशन में जाओगे तो अगली पोजीशन में जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, स्प्रिंग हल्की सी कंप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। कंप्रेस्ड होते होते क्या हो जाएगी, ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्लॉक ऐसे ही बना रहेगा। यहाँ पे अभी तुम फोर्स हटाया नहीं है, तुमने फोर्स अभी लगा रखा है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ तक आया, इसका मास m था तो ऐसे ही रख दिया। अब ये यहाँ तक आ चुकी है, इतनी बात समझ आई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जैसे ही तुम ये फोर्स हटाओगे, ये फोर्स को हटाओगे तो ये क्या होगा, वापस उसी शेप में चला जाएगा। ये ब्लॉक क्या होगा, ये तो ब्लॉक पता नहीं कहाँ गिरेगा,
ये ब्लॉक पता नहीं कहाँ गिरेगा। इमेजिन कर रहे हो ना मेरी बात को, कि जैसे ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में ये ब्लॉक है, इसको तुम फोर्स लगा के इधर लेके आए, इसको इससे चिपका दिया तुमने, अपना फोर्स जो अपने हाथ से जो फोर्स लगा रहे थे उसको फोर्स वाले हाथ को हटा दिया, तो ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग जो इस पे फोर्स, ब्लॉक पे जो धक्का मारेगी ना, इसकी वजह से ब्लॉक कहाँ गिरेगा उसकी पोजीशन तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये जो स्प्रिंग होगी ये वापस अपने उसी शेप में पहुंच जाएगी। तो थर्ड केस में क्या होगा कि जो स्प्रिंग होगी ये स्प्रिंग फिर से उसी अपने शेप में कहाँ चली जाएगी, उसी शेप में चली जाएगी, उसी शेप में ऐसे ऐसे करके चली जाएगी। और जब यहाँ पे चली जाएगी स्प्रिंग, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, फोर्स, मास। और ये मास जो पता नहीं ये कहाँ पे गिरेगा, सॉरी मैं क्या, ये मास यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे गिरेगा। मान लो ये मास यहाँ पे, यहाँ से ऐसे 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 आया 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 और यहाँ पे गिरा आगे कहीं, ये यहाँ पे मास गिरा आगे, तो क्या हुआ कि इस ये जो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे थे, इसके अंदर क्या हुआ, एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। किसके अंदर, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई ड्यू टू डिफॉर्मेशन, किसके, डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के डिफॉर्मेशन, स्प्रिंग के शेप के चेंज होने की वजह से इसमें क्या आ गई, इट हैव स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इट विल हैव स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, यही क्या हुई कि आगे चल के स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे ऐसे केस में स्प्रिंग में क्या आ जाती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये स्प्रिंग के शेप की वजह से आई है, ये किसकी वजह से आई है, स्प्रिंग के शेप की वजह से आई है, स्प्रिंग के ओरिएंटेशन की वजह से आई है, स्प्रिंग के सॉरी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आई है। तो ये क्या, इस प्रकार से जो आती है उसको क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा, दूसरे में तो हो सकता है, मतलब दूसरे में कहने का मतलब है कि अब तुम यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये मार्कर है, इस मार्कर में तुम क्या कर रहे हो कि इस मार्कर को एक जगह स्थिर कर दिया, ये ऐसे पॉइंट स्थिर कर दिया, जैसे मैंने उसको स्थिर कर दिया। यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस मार्कर को धक्का लगा रहे हो, ये इसमें कुछ कंप्रेशन आ रहा है क्या, कुछ कंप्रेशन आ रहा है, कोई कंप्रेशन नहीं आ रहा है। इस केस में अगर तुमने हाथ हटाया, मतलब फोर्स हटा दिया, तो इस केस में कुछ इलांगेशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। जब कंप्रेशन ही नहीं हुआ तो इलांगेशन क्या होगा, तो कहने का मतलब है कि ये स्प्रिंग वाले शेप में नहीं जा सकता है, कौन, ये मार्कर, क्योंकि इसका साइज ही, इसका शेप ही, इसका कॉन्फ़िगरेशन ही वैसा नहीं बना है। बस समझे। जैसे और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे धनुष होती है, धनुष में क्या करते हो कि तुम जो रस्सी बंधी होती है उसको तुम अपनी तरफ खींचते हो, जब तुम अपनी तरफ खींच रहे होते हो और फिर उसमें तुम बाण लगा के छोड़ते हो, तो जैसे जैसे धनुष की रस्सी को अपनी तरफ खींचते हो तो उतना तेजी से बाण आगे बढ़ जाता है, ठीक है। धनुष की रस्सी को खींचना, दैट मीन प्रत्यंचा वगैरह चढ़ाना जो होता, तो उतना ज्यादा बाण आगे चला जाता है, तीर आगे चला जाता है, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जांपल क्या होता है, गुलेल को तुम जो रबड़ होती है उसको काफी अपनी तरफ खींचते हो, तो उसमें क्या होता है, जितना ज्यादा खींचते हो उतनी ज्यादा वो क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, उतनी ज्यादा क्या होती है कि उसमें स्प्रिंग पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, किसके फॉर्म में, स्प्रिंग फॉर्म में, स्प्रिंग ही फॉर्म में आती है भाई। पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो स्प्रिंग ही फॉर्म में, भले वो स्प्रिंग हो या ना हो, स्प्रिंग फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, और जो उसमें जो हल्का सा ईंट लगा होता है, जब तुम उससे मारते हो, गुलेल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब तुम तेज से मारते हो तो तेज से चला जाता है, भाग जाता है, ठीक है। तो ये होता है उसके ओरिएंटेशन की वजह से। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में, 11th में, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन की वजह से बता चुका, पोटेंशियल एनर्जी को शेप एंड साइज ओरिएंटेशन की वजह से बता दिया। तो यहाँ पे ये ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट तुम घर में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो आई विश कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और इस टाइम मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, ये लास्ट एंड फाइनल है। 12 बजे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए बैठा था, अभी नहीं पता मेरे को टाइम कितना हो गया होगा, 3:45 समथिंग हो गया होगा। इसके बाद मेरे को अभी एक कोचिंग और पढ़ाने जाना है। आज मेरा काफ़ी कुछ हो चुका है, मरम्मत हो चुकी है, तो इसके आगे मैं न्यूमेरिकल जो इसके एग्जाम्पल है वो अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। इसके आगे मेरे से नहीं जाएगा लेक्चर, जाने वाला तो जाने को खींच दूंगा, लेकिन उतनी इंटरेस्टिंग वे में नहीं खींच पाऊंगा, ठीक।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ये लेक्चर को देखो और इसको समझो, इसके कॉन्सेप्ट को नोट करो। इसके बाद जो तुमको डाउट आए उसको एक बार मेरे से जाके इंस्टाग्राम में या कहीं भी पूछ लो, या कमेंट इसी में पूछ लो यूट्यूब में, मैं आंसर कर दूंगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।